Online students, check your audio and video. ये कौन नालायक मेरे नाम से ज्वाइन किया, अमन सर नाम से ज्वाइन। अरे जो भी हो अपना ओरिजिनल नाम से जो भी नाम ही अमन सर लिख, इसको मौका देते हो ना, देना। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लग रहा है पासवर्ड जो अमन सर है ये नाम में देख ले भाई, बदल दो, है ना, जो भी है। देख लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स का मतलब होता है कौन कौन से टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, या हम कौन कौन से टाइप से नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग वाला पार्ट हम लोग बाद में, ये वाला पार्ट बाद में देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। टोटल हम 5 टाइप के बिजनेस के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। द फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तीसरा विल रीड पार्टनरशिप। चौथा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्ट हम पढ़ेंगे कंपनी। क्लियर है। तो 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। 5 अलग अलग तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, और 5 कौन कौन सा तरीका है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। द वर्ड सोल मीन्स सिंगल, अकेला, राइट। तो सोल मीन्स सिंगल, वन, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है प्रोप्राइटर, मालिक, ओनर। तो जो बिजनेस में एक सिंगल ओनर है, एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, वो अकेला पर्सन बिजनेस को शुरू किया है, वो अकेला ही बिजनेस को कर रहा है, वो सारे डिसीजंस खुद ही लेता है, सारा पैसा खुद ही इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। जैसे कि सोच लो मैं बिजनेस शुरू किया अकेले, और उस बिजनेस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो भैया जो टाइप ऑफ बिजनेस है, मेरे बिजनेस को बोला जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब मेरा बिजनेस एक अकेला प्रोप्राइटर, अकेला मालिक चला रहा है, ठीक है। वैसे ही और भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये जैसे हम में से कई लोगों के घरों में होगा, जैसे पापा, चाचा, ताऊ जी, ये सब मिल के दुकान चला रहे हैं। होता है कई लोगों का जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। दादाजी के साथ बाकी पापा, चाचा, ताऊ जी लोग मिलके बिजनेस करते हैं। तो ये जो बिजनेस है इसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, है ना। हम में से कितने का होगा, पापा के साथ चाचा हो गए, ताऊ जी हो गए, सब मिलजुल के बिजनेस करते हैं, ठीक है। अगर अकेले बिजनेस कर रहे हैं हम, हमारे साथ कोई नहीं है, सिंगल मालिक, अकेले ओनर है, देन दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे चल के पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब जब 2-3 लोग मिलके एक बिजनेस को शुरू किए, वो रिलेटिव नहीं है। सेकेंड और तीसरा में क्या फर्क है, सेकेंड वाले रिलेटिव आपस में, एक ही घर के हैं वो लोग, ठीक है। और तीसरा में क्या है, पार्टनरशिप में वो एक ही घर के नहीं है, वो अलग अलग लोग हैं। जैसे मैं मेरे किसी दोस्त के साथ मिलके बिजनेस किया है, तुम लोग आगे चल के कोई 2-3 लोग मिलके कोई बिजनेस किए, देन दैट इज विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप, ठीक है। बाकी हम कोऑपरेटिव और कंपनी अभी बाद में समझेंगे, ठीक है। तो 3 तो मेन क्लियर है, सोल प्रोप्राइटरशिप या अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा, अकेला मालिक है, वो सिंगल ओनर है, अकेला ही बिजनेस शुरू किया है, अकेला ही उसको चला रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
फिर हम पढ़ेंगे हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, जहाँ फैमिली बिजनेस नाम से पता चल रहा है, फैमिली बिजनेस मतलब फैमिली मेंबर्स मिलके उसको चलाते हैं, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे जहाँ दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस को स्टार्ट किए, रन कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। क्लियर है। दो और होता है, जैसे एक होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल के, वो पढ़ेंगे जब पहुंचेंगे। और लास्ट एक कंपनी है, कंपनी फिर भी तुम सुने होगे आई थिंक, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कंपनी का, ठीक है। तो विल स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है। 5 टॉपिक पढ़ेंगे, ये 5 टॉपिक खत्म, मतलब चैप्टर खत्म, ठीक है। तो ये 5 ही टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, स्पेशली द लास्ट वन कंपनी, वो बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन है, ठीक है। देना सोल प्रोप्राइटरशिप, अ बिजनेस ओन्ड, ओन मतलब मालिक, मैनेज्ड मतलब संभालना, एंड कंट्रोल्ड मतलब सारे डिसीजंस लेना, बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। वो बिजनेस जिसका ओनर एक अकेला पर्सन है, जिसको मैनेज एक अकेला पर्सन करता है, और जिसको कंट्रोल, कंट्रोल मतलब डिसीजन लेना, डिसीजन सारा एक अकेला पर्सन लेता है, ऐसे बिजनेस को हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। ऐसे बिजनेस को क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। और वो जो मालिक है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर। बात समझ में आ रहा है? बिजनेस को क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। और मालिक को क्या बोलेंगे? मालिक को बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर। क्लियर है। सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर एक ही बात है। सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रेस्पॉन्सिबल, एक अकेला पर्सन ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, कैपिटल लगाने के लिए। कैपिटल वो अकाउंट्स वाला कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है। तो कैपिटल लगाने के लिए बिजनेस में कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक अकेला इंडिविजुअल सिंगल ओनर सारा पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है। प्रोवाइडिंग फॉर कैपिटल, बियरिंग द रिस्क, सारा रिस्क उसके अकेले का है, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और पूरा बिजनेस भी वो अकेला मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे सारा पैसा वो अकेले लगाया है, सारा रिस्क उसी का है। रिस्क का मतलब है, हम बीएसटी में पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में, चांसेस ऑफ लॉस, लॉस होने का चांस इज कॉल्ड एज रिस्क। तो अगर लॉस हुआ तो वो अकेले लॉस को बियर करेगा, और बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट है, जो भी डिसीजंस है, वो सारा वो अकेला पर्सन लेता है। ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? किसी का है तुम में से जहाँ पे पापा का अकेले का बिजनेस है? कोई जैसे चाचा ताऊ, ऐसे कोई रिलेशन नहीं है किसी से? ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं। देखो ये सबका बिजनेस जो है, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। तुम्हारा बिजनेस किसी ना किसी में फॉल करेगा, तो वेट करो, सोल प्रोप्राइटर में फॉल कर गया तो अच्छी बात है, आगे चल के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ जाएगा या पार्टनरशिप में आ जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी में आई डोंट थिंक जाएगा। पहला 3 के अंदर कहीं ना कहीं बिजनेस तुम्हारा पेरेंट्स का अगर बिजनेस है तो वो जरूर फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फॉल कर गया है इन सोल प्रोप्राइटरशिप। जहाँ अकेले पापा मालिक है, पापा अकेले सारा सामान, सारा सब कुछ डिसीजंस लेते हैं, सारा पैसा पापा लगाए हैं, जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा सब पापा का रहेगा। ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और पापा को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। मालिक को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। क्लियर है ये? देन हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। पहला, फीचर्स। फीचर्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या फीचर्स होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का? सबसे पहला, सिंगल ओनरशिप। नाम से पता चल रहा है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक अकेला पर्सन ही ओनर रहेगा। सारा डिसीजंस जो भी है वो खुद ही लेगा, और सारा पैसा जो भी उसको बिजनेस में लगाना है वो खुद से लगाएगा, या कहीं से लोन लाएगा, या तो खुद से लगाएगा कैपिटल, या कहीं से लोन लाएगा लाइबिलिटी, राइट। देखना, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, एक अकेला पर्सन मालिक है। ऑल द कैपिटल सप्लाइड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, सारा पैसा वो अकेले लगाया है। फ्रॉम हिज ओन वेल्थ, अपने संपत्ति में से पैसा लगाया है।
और फ्रॉम द बोरोड फंड, या कहीं से वो बोरो किया, बोरो करना मतलब लोन लेके आना, ठीक है। तो सारा पैसा खुद लगाया है या कहीं से बोरो करके लोन करके लाया है। क्लियर है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया सिंगल ओनरशिप, राइट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ओपन करना और क्लोज करना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाया है। अगर मैं आज चाहूं तो मैं आज का आज एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू कर सकता हूं, और अगर मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे बंद करना है, तो मैं उसको बंद भी कर सकता हूं, ठीक है। तो फॉर्मेशन और क्लोजर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बहुत आसान है, क्योंकि इंडिया में कोई लॉ नहीं है अलग से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए लॉ है, हिंदू लॉ है। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप लॉ अलग से बनाया गया है, ठीक है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग से कोई भी लॉ, कोई भी कानून दुनिया मतलब कंट्री में नहीं है, ठीक है। बोलो। ऐसे नहीं है वो, ऐसे बहुत सारे अलग, यहाँ पे हिंदू जो एक्ट है वो इंक्लूड करता है सभी को, ठीक है। यहाँ पे वो हिंदू लॉ सभी को इंक्लूड करता है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जो मतलब कोई और कास्ट के उसको नहीं कर सकते। हिंदू मतलब कवर्स एवरीवन यहाँ पे एटलीस्ट, ठीक है। बाकी जो सिर्फ एक्सेप्ट वहाँ पे एक दो कास्ट को छोड़ के बाकी नॉर्मली सारे लोग इंक्लूडेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखना, देयर आर नो लीगल formalities, there is no legal formalities required to start and close sole proprietorship firm। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू करने के लिए और बंद करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। हम जब मर्जी उसको शुरू कर सकते हैं और जब मर्जी उसको बंद कर सकते हैं। कोई भी हमको लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से कोई कानून ही नहीं है दुनिया में फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग से कोई भी लॉ नहीं है, ठीक है। तो इजी टू ओपन, इजी टू क्लोज, ठीक है। ओनली इन सम केसेस अ लाइसेंस मे बी रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी सिंपल, राइट। क्लियर है, समझ में आ गई है। तो सेकेंड फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जो इतना सा बात बोलता है कि इस बिजनेस को फॉर्म करना मतलब शुरू करना और बंद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। जब मर्जी आदमी शुरू कर सकता है इसको, और जब लॉस में है, जब नहीं चल रहा है, तो उसको वो बंद भी कर सकता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट है बहुत, पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज लाइबिलिटी? अमाउंट पेएबल, राइट, जो पैसा अपने को चुकाना है, राइट। दोनों बैच में पढ़ लिया, अब तो बैच 1 भी पहुंच गया लाइबिलिटी तक, तो ठीक है। तो लाइबिलिटी का मतलब है जो पैसा अपने को चुकाना है, जो अमाउंट पेएबल है फ्यूचर में, उसको अपने बोलते हैं लाइबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज अनलिमिटेड? जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर जो बिजनेस है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है बोला गया है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है देखना यहाँ पे। जैसे सोच लो ओनर बिजनेस शुरू किया, ठीक है। ओनर बिजनेस शुरू किया, ओनर has started business by investing, let's say ओनर बिजनेस शुरू किया लेट्स से बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपीस। घर से कितना रुपया लगाया? 5 लाख रुपया, ठीक है। और बिजनेस शुरू किया, इसको अकाउंट्स में बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो मालिक पैसा लगाया बिजनेस में 5 लाख रुपया और बिजनेस को शुरू किया, ठीक है। अब अगर बिजनेस में लॉस हुआ, बिजनेस सोच लो बहुत लॉस हुआ, ठीक है। बिजनेस में लॉस हो गया, सोच लो 8 लाख रुपया का,
ठीक है, 8 लाख का लॉस हो गया। तो ये जो 3 लाख रुपया का अभी और लॉस का पैसा भरना पड़ेगा, ये पैसा भी कौन लाएगा? मालिक घर से लाएगा 3 लाख रुपया बिजनेस का लॉस का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर जो सोल प्रोप्राइटर है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कि वो जितना पैसा लगाया है बिजनेस में उसका लाइबिलिटी खाली उतना नहीं है। अगर बिजनेस में उससे ज्यादा लॉस हो गया, तुम्हारे मन में डाउट होगा ज्यादा लॉस कैसे हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर बिजनेस में उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो अगर एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है तो वो पैसा भी जो है सोल प्रोप्राइटर को भरना पड़ेगा। क्लियर है? अब ज्यादा लॉस कैसे हो सकता है? बहुत ही सिंपल बात है। 5 लाख का सोच लो कैपिटल लगाया था, ठीक है, सोच लो 10 लाख रुपए लोन भी लाया था बैंक से। 10 लाख का लोन लाया था, कहां से? बैंक से। अब बिजनेस डूब गया और बिजनेस जब हम बंद कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 ही लाख रुपया बचा है सपोज। तो ये 7 लाख रुपया हम किसको देंगे? अपने बैंक को देंगे। लेकिन बैंक को क्या सिर्फ 7 लाख देने से हो जाएगा? नहीं, बैंक कितना मांगेगा हमसे? 10 लाख। लेकिन हमारे बिजनेस में सिर्फ 7 ही लाख बचा है, बाकी पैसा डुबा दिए हम। ठीक है, तो 7 ही लाख बचा है, 3 लाख अभी भी शॉर्टफॉल पड़ रहा है। ये 3 लाख रुपए कहां से आएगा? ये पैसा मालिक को लाना पड़ेगा। क्या करने के लिए? बिजनेस के बचे हुए लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो ओनर ये नहीं बोल सकता कि मेरा लाइबिलिटी सिर्फ 5 लाख तक ही है, मैं 5 लाख लगाया हूं, मैक्सिमम मेरा लॉस 5 लाख हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर मालिक का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब है अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो मालिक का पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा आएगा उससे बिजनेस का लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? आज जैसे सोच लो, एग्जांपल के तौर पे सोच लो, ये बिजनेस मैं जो कोचिंग कर रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप है। मैं सोच लो 10 लाख लगा के कोचिंग चालू किया था, लेकिन अगर 15 लाख रुपया का नुकसान हो गया और 5 लाख रुपया अगर देना बाकी है, तो ये 5 लाख रुपया मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा रिकवर होगा। मेरा गाड़ी, मेरा घर, जमीन, बिल्डिंग, ज्वेलरी, ये सब बेच के 5 लाख रुपया लाना पड़ेगा। क्या करने के लिए? इस कोचिंग का उधार को चुकाने के लिए। क्लियर है? इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। बोलो। नहीं, प्रॉफिट अगर हुआ, लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड ही है। ठीक है, प्रॉफिट अगर हुआ, फायदा हुआ, तो हमको एक्स्ट्रा देना ही नहीं पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ये कौन से बिजनेस में बता रहा हूं मैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, बट आगे चल के हम पढ़ेंगे जैसे कंपनी होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लाइबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी में मैं पैसा लगाया हूं, मैं सोच लो कंपनी में 5 लाख रुपए लगाया, आज मैं रिलायंस में 5 लाख रुपए लगाया, खरीद लगा सकता हूँ कि नहीं? शेयर्स खरीद सकता हूँ रिलायंस का। ठीक है, तो मैं रिलायंस का 5 लाख रुपए का शेयर्स खरीदा। ठीक है, तो मैं रिलायंस में कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपए। अब रिलायंस सोच लो डूब गया मेरे लगाने के बाद, हो सकता है ना? इतना खराब इन्वेस्टर हूं मैं कि रिलायंस डूब गया और रिलायंस को 100 करोड़ का नुकसान हो गया। रिलायंस जिस दिन डूब रहा है 100 करोड़ रुपया कम पड़ रहा है रिलायंस का लाइबिलिटी पे करने के लिए। क्या रिलायंस मेरे से पैसा मांग सकता है? द आंसर इज नो, मैं पैसा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। बात समझ में आ रहा है? लिमिटेड का मतलब होता है कि जितना पैसा हम बिजनेस में लगाए हैं, हमारा मैक्सिमम लॉस उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। मैं अगर 5 लाख लगाया हूं तो मैक्सिमम 5 लाख दूंगा। बाकी रिलायंस कैसे पैसा भरेगा? रिलायंस नहीं भर पाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। अगर रिलायंस सोच लो बैंक से पैसा लिया था 100 करोड़, अब रिलायंस पैसा नहीं दे पाएगा तो बैंक का पैसा डूबेगा। लेकिन मैं एज अ ओनर मैं लायबल नहीं हूं पैसा देने के लिए।
ठीक है, बोलो कुछ डाउट है तो। नहीं, वो भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि कंपनी में हम अपने मर्जी से पैसा निकाल या नहीं सकते, तो ऐसे फ्रॉड नहीं कर सकते। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जैसे अपने मन से हम पैसा निकाल या विड्रॉ ऐसे कुछ नहीं कर सकते, कंपनी का अकाउंट्स पूरा अलग से ऑडिट होता है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऐसे यहाँ बैठ के लग रहा है कि ऐसे मालिक कुछ भी कर देगा, बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, लॉस हो रहा है लेकिन मालिक पैसा भरने के लिए लायबल नहीं है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी तो फेमस चल रहा है अभी ये, ठीक है। जैसे वो डूबेगा, हाँ। जैसे किंग फिशर है, सुनना ध्यान से, ठीक है। फेमस चल रहा है कि नहीं, पॉडकास्ट वॉडकास्ट, ठीक है। अब विजय माल्या है, सुने हो? विजय माल्या सुने हो तो, हाँ। किंग फिशर, ठीक है। तो जो किंग फिशर है, ठीक से सुनना, समझ में आएगा। विजय माल्या कोई क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। किंग फिशर किसका नाम है? कंपनी का नाम है, ठीक है। किंगफिशर इज द नेम ऑफ द कंपनी, बिजनेस का नाम किंगफिशर है, राइट। और उस बिजनेस का वन ऑफ द ओनर, और भी मालिक होंगे, वन ऑफ द ओनर है विजय माल्या, राइट। अब विजय माल्या, मैं एग्जांपल ऐसे नंबर्स अपने मन से ले रहा हूं, ठीक है। सोच लो विजय माल्या किंगफिशर में इन्वेस्ट किया है 10 करोड़ रुपए, ठीक है। विजय माल्या एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया था किंगफिशर में 10 करोड़ रुपीस, ठीक है। क्या विजय माल्या के पास सिर्फ 10 ही करोड़ है क्या? नहीं, और भी पैसा है इसके पास, घर रखा है, ठीक है। 20 करोड़ का घर है, गोल्ड है, ज्वेलरीज है, कार है, जमीन है, और भी रखा है पैसा, ठीक है। सोच लो और भी 100 करोड़ का संपत्ति ये रखा है, ठीक है। टोटल 110 करोड़ था उसके पास, 100 करोड़ के पास रखा, 10 करोड़ वो किंगफिशर में इन्वेस्ट किया। कितना तक क्लियर है? अब किंगफिशर कंपनी को चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, विजय माल्या अपना पर्सनल 100 करोड़ रुपया नहीं देगा किंगफिशर के लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जितना पैसा अपने बिजनेस में लगाए हैं उतना ही नुकसान हो सकता है। उससे ज्यादा नुकसान हो गया बिजनेस में तो बिजनेस हमसे पैसा नहीं मांग सकता। बिजनेस एंटिटी कौन से पढ़ाया हूं, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, ठीक है। तो बिजनेस को अगर नुकसान हो रहा है, बिजनेस हमसे पैसा नहीं मांग सकता, ये हमारा पर्सनल पैसा है। ये किंगफिशर नहीं मांग सकता कि ला थोड़ा पैसा दे, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, नहीं मांग सकता, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अब चाहे किंगफिशर में 500 करोड़ का नुकसान क्यों ना हो जाए, किंगफिशर चाहे बैंकों का 500 करोड़ रुपया चाहे ना दे पाए, लेकिन विजय माल्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो अपना 100 करोड़ रुपया देगा किंगफिशर को ताकि किंगफिशर अपना लोन चुका सके। विजय माल्या इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। बात समझ? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में वही तो नहीं है, ठीक है। अब कोई भी कंपनी, प्राइवेट हो पब्लिक हो, ठीक है, ओनर अपना पर्सनल पैसा लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम खुद सोचो, आज शेयर मार्केट, यू नो अंडरस्टैंड द शेयर मार्केट। आज सोच लो मैं शेयर मार्केट में रिलायंस का शेयर्स खरीदा, एग्जांपल के तौर पे एक तो शेयर खरीदा मैं रिलायंस का, अभी रिलायंस का शेयर 1800 रुपया चल रहा, 1900 रुपया चल रहा, 1800-1900 रुपया का एक तो शेयर में खरीदा रिलायंस का, ठीक है। मैं एक शेयर खरीदा, मतलब मैं मालिक हूं रिलायंस का। परचेजिंग अ शेयर मींस यू आर बिकमिंग द ओनर ऑफ रिलायंस, मतलब मैं भी रिलायंस का ओनर हूं। अब रिलायंस अगर डूब गया तो क्या रिलायंस मेरे घर आएगा, ये मेरा प्रॉपर्टी बिकवा देगा रिलायंस का लॉस को चुकाने के लिए? आंसर इज नो। मैं 1800 दिया था रिलायंस को, मेरा लाइबिलिटी मैक्सिमम 1800 है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1800 रुपए डूब जाएगा। उससे ज्यादा मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसका, उससे मैं लाइबिलिटी नहीं पे करूंगा, ठीक है। बोलो बोलो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। आप पर्सनल लोन लिया है तो वो खुद चुकाएगा। बैंक तो बैंक तो ले, मतलब बिजनेस तो ले ही सकता है, नहीं ले सकता लोन बैंक से, तो बिजनेस चुकाएगा। लिया तो विजय माल्या चुकाएगा।
अगर लोन विजय माल्या लिया तो उसका पर्सनल लाइबिलिटी है, वो चुकाएगा, किंगफिशर कोई मतलब नहीं है। अगर लोन किंगफिशर लिया, किंगफिशर चुकाएगा, विजय माल्या कोई मतलब। समझे? क्लियर है ये? किंगफिशर एयरलाइंस तो ऐसे भी डूबना ही था, ठीक है, जो लेवल ऑफ सर्विस और कनेक्टिविटी था वो तो अलग बात है, ठीक है। दूसरी बात, अल्कोहल ब्रांड्स इतना अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो ऐसे बोल नहीं सकते। रीजन ये है कि कोई सोच लो एग्जाम्पल का, कोई चीज 2000 में बिक रहा है लेट्स से इन अल्कोहल, तो उसमें 1200 रुपया 1000 रुपया खाली टैक्स है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो उतना नहीं है, प्रॉफिट अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। हम्म, हाँ वो होगा, ओनर देगा, ठीक है। अगर यही सेम चीज मेरे बिजनेस का एग्जांपल लूं मैं, सोच लो मैं अकेला हूं, ठीक है, इसी को चेंज कर देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप सोच लो ये उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, कंपनी नहीं है, सोच लो मैं अकेला चलाया हूं इसको, सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब इसका मालिक का नाम है लेट्स से अमन, ठीक है। तो अब मैं बिजनेस चला लगाया था, सोच लो 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस चालू किया था। क्या मेरे पास 10 ही लाख है? नहीं, 10 लाख से ज्यादा है। सोच लो मेरे पास 40 लाख रुपया और भी है पर्सनल, जो मैं रखा हूं अपने पास। टोटल 50 लाख था, 10 लाख बिजनेस में लगा दिया, 40 लाख रखा हूं अपने पास, ठीक है। अब बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो ये मेरा पर्सनल 40 लाख रुपया भी यूज करना पड़ेगा पे करने के लिए लाइबिलिटी को। इसको बोलते हैं क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो बेसिक सा बात है, फाइनल समराइज करते हैं इसको। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब बिजनेस में अगर नुकसान हुआ तो पर्सनल पैसा भी मालिक का देना पड़ेगा बिजनेस के लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड। जैसे मेरे केस में हो रहा है, अगर उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, सोच लो 15 लाख का नुकसान हो गया तो 10 लाख तो मेरा डूबा, 5 लाख रुपया मुझे घर से देना पड़ेगा उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी के लाइबिलिटी इसको क्लियर करने के लिए। दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब मेरा पर्सनल पैसा मैं नहीं दूंगा, जितना दिया था बस उतना, उससे ज्यादा देने के लिए मैं लायबल नहीं, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड। कंपनी हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है? उसमें होता है लिमिटेड। क्लियर है ये? बढ़े आगे, ठीक है, रुक गए यहाँ पे हम लोग। क्लियर है अनलिमिटेड? आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 वी विल रीड अनलिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इतना देर समझाया। अभी चैप्टर में कम से कम 6 से 7 बार आएगा ये वर्ड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, बार बार ये वर्ड आएगा। हर बार मीनिंग यही होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा बिजनेस के लाइबिलिटी को चुकाने के लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल एसेट को नहीं बेचना पड़ेगा बिजनेस के लाइबिलिटी को चुकाने के लिए। क्लियर है ये? देखना पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट नेम्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखना, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल, प्रोप्राइटर खुद लायबल है फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो भी लोन है, जो भी लाइबिलिटी है, वो सब पे करने का जिम्मेदारी प्रोप्राइटर का है, मालिक का है, ठीक है। इन केस ऑफ बिजनेस लॉस, इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर बिजनेस में उतना पैसा नहीं है टू मीट ऑल द बिजनेस लाइबिलिटी, अगर लॉस हो गया और बिजनेस में उतना पैसा ही नहीं है कि बिजनेस अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके, देन द प्रोप्राइटर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। बात समझ में आ रहा है आप? ठीक है। तो अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होता है और बिजनेस के पास उतना पैसा नहीं है कि बिजनेस अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके, तो फिर मालिक को अपना पर्सनल संपत्ति बेचना पड़ेगा बिजनेस के लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। क्लियर? दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और लिमिटेड में पढ़ा दिया हूं, आगे चल के आएगा, ठीक है। लिमिटेड का मतलब है पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचना पड़ेगा, जितना लगाए थे बस उतना, और ज्यादा पैसा हम घर से नहीं देंगे। मैं रिलायंस में 1800 रुपए लगाया था,
रिलायंस चाहे डूब जाए, चाहे 1000 करोड़ का नुकसान हो जाए रिलायंस में, मेरा जिम्मेदारी 1800 है, मैं उससे ऊपर नहीं दूंगा। क्लियर है? ऐसे नहीं है, तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। बैंक लोन कैसे देगा बताओ? बैंक लोन क्यों देगा? आज मैं एक कंपनी बनाया, मैं 500 करोड़ का लोन मांगने जाऊंगा, देगा बैंक? मेरे पास उतना रुपए का एसेट्स होना चाहिए गिरवी देने के लिए, मेरा 500 करोड़ का संपत्ति होना चाहिए गिरवी देने के लिए, तब तो बैंक मुझे लोन देगा। तो बैंक भी तो सेफ साइड रह के ही लोन देगा ना। तो बैंक लोन दिया है, इसका मतलब बैंक जरूर एसेट्स उतने का देखा होगा, उतने का, उतना बड़ा कंपनी है देखा होगा, उतना सेल्स होता है, उतना कमाई होता है देखा होगा, तभी उसको लोन दिया होगा। राइट? हाँ ऑब्वियसली, इसलिए बहुत सारे बैंकों को इम्पैक्ट हो गया, उनका पैसा डूब गया। बहुत सारे बैंक थे, एसबीआई था, पीएनबी था, यस बैंक भी होगा, आई डोंट नो, एसबीआई तो पीएनबी था ही। ठीक है, क्लियर? इतना आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ये तो बहुत आसान है, मालिक अकेला सारा रिस्क ले रहा है, सोल प्रोप्राइटर है क्योंकि अकेला सारा रिस्क ले रहा है, और सारा प्रॉफिट भी वो अकेले ही एंजॉय करेगा। जितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस में सब उसी का, जितना लॉस हुआ बिजनेस में सब उसी का। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। क्लियर है? देखना, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज borne by a single individual only। सारा रिस्क उसके अकेले का है, मतलब जो भी नुकसान होगा, जो भी नुकसान होगा, सारा नुकसान वो अकेले बियर करेगा। ठीक है? द सोल प्रोप्राइटर सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवॉर्ड। और अगर रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट मिला, तो वो भी उसके अकेले का होगा। ठीक है? तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न बिजनेस है, कमाओगे तो सारा तुम्हारा, नुकसान तो भी सारा तुम्हारा। राइट? इफ देयर आर लॉसेस he or she alone has to bear them, thus he or she alone bears the risk of the business। क्लियर है? ये इजी एकदम। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, वन मैन कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है? तो क्योंकि वो अकेला मालिक है, इसीलिए सारे डिसीजंस जो है वो अकेले ही लेता है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। वहीं अगर पार्टनरशिप होता तो जितने पार्टनर है सब राय मशवरा करेंगे, बैठेंगे, फिर डिसीजंस होगा। कंपनी है तो जितने मालिक लोग हैं सब शेयर होल्डर लोग आएंगे, फिर मीटिंग होगा, फिर डिसीजंस होगा। तो जब बहुत सारे मालिक होंगे सब कोई मिलजुल के डिसीजंस लेंगे। लेकिन जब सोल प्रोप्राइटर है, अकेला मालिक है, सारे डिसीजंस वो खुद अकेले ले सकता है। ठीक है? बोलो। सभी डिसीजन ले सकते, मेजोरिटी देखते हैं हमेशा, 3 में से 2 हैं तो मेजोरिटी है। ठीक है? नेक्स्ट वन मैन कंट्रोल। देखना, हाँ कंपनी के केस में जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं वो प्रैक्टिकली उनको बुला पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं जनरली उन्हीं का मीटिंग होता है। नहीं, मेजोरिटी होगा ना, फिर भी 3 जन हैं हम, 3 दोस्त हैं, कहाँ खाने जाएं? तीनों हाँ बोलेंगे तो थोड़ी, 2 भी बोले तो भी चलेंगे, है ना? तो मेजोरिटी ही देखा जाएगा हमेशा। 3 लोगों को एक बात पे सहमत करना डिफिकल्ट है, लेकिन मेजोरिटी है तो इट इज ओके। हो सकता है वैसा भी, वैसा भी हो सकता है, 2 लोग का 50-50 भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ठीक है? देखना, वन मैन कंट्रोल सिंपल है, वन मैन कंट्रोल नाम से पता चल रहा है, अकेला सारा डिसीजंस लेगा। ठीक है? देखना, द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज फुल कंट्रोल। कंट्रोल मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, नहीं पता तो लिख सकते हो, कंट्रोल मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। द मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। सारा मैनेजमेंट सारा डिसीजंस वो अकेले लेगा। सम मैनेजर में बी एम्प्लॉयड, हम कोई एम्प्लॉय रख सकते हैं
बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सोल ट्रेडर। हम चाहें तो कोई एम्प्लॉय रख सकते हैं, बट सारा डिसीजन अल्टीमेटली हमारे कंट्रोल में ही रहता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं वन मैन कंट्रोल। क्लियर है? व्हाट इज वन मैन कंट्रोल? बेसिकली सारे के सारे डिसीजंस जो भी बिजनेस में लिए जा रहे हैं, वो सारा डिसीजन एक अकेला व्यक्ति ले रहा है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं वन मैन कंट्रोल। ये चाहे तो किसी मैनेजर को रख सकता है, बट मैनेजर फिर क्या डिसीजंस लेगा ये भी कहीं ना कहीं हम ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैनेजर किसका सुनेगा? हमारा ही सुनेगा। हमारा ही मैनेजर हमसे सैलरी लेता है, हमारा ही सुनेगा। तो इनडायरेक्टली मैनेजर को हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एज वन मैन कंट्रोल। समझ में आ गया इतना? शेयर होल्डर क्यों होंगे? आज जैसे इतने सारे लोग इतने बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, तो लोग शेयर होल्डर थोड़ी है, वो लोग तो एम्प्लॉय है, सैलरी मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू पॉइंट नंबर 5, यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर एंड नो सेपरेट लीगल एंटिटी, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। वी विल रीड फ्रॉम हियर नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव। और ये अमन सर अभी तक है ना? अपने नाम से आओ भाई, है ना?